हेलो बच्चों। तो आपके जेई एडवांस 2025 की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए मैं अंकुश जैन एकेजे सर नाम से मुझे जानते हैं, आपके लिए जो हम सीरीज़ लेकर आए हैं 100 क्वेश्चंस की, उसमें मैकेनिक्स के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो शुरुआती 5 सवाल अभी स्टार्ट करते हैं अपन। आप देख सकते हैं पहला सवाल जो देखने में लैंग्वेज वाइज बहुत बड़ा सारा लग रहा है, और जे एडवांस में ऐसा होता है कई बार क्वेश्चंस की लैंग्वेज काफ़ी बड़ी होती है, पर थोड़ा सा धैर्य रखते हुए क्वेश्चंस को रीड करना होता है, इंपॉर्टेंट डेटा वहाँ से उठाने होते हैं, फिर अटैम्प्ट करना होता है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू अपोजिट वॉल्स ऑफ ए डीप, कोई एक डायग्राम यहाँ दिख रहा है, एक बहुत गहरा कुआं है, उसके आमने सामने की दो दीवारें दिखा रखी है, पैरेलल वर्टिकल प्लेन्स दिखा रखे। वन काम डे टू स्टूडेंट्स राम एंड श्याम पोजिशन देमसेल्व्स एट द एज ऑफ डिफरेंट वॉल। जैसे एक बंदा जिसको राम कह लो आप, यहाँ पर खड़ा हुआ है, श्याम यहाँ पर है, कॉर्नर्स पे खड़े हुए। अब क्या करते हैं ये देखो, आगे लिखा हुआ है और यही बता रखा है कि उन दोनों को मिलाने वाली लाइन फाई की वैल्यू 30 है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री दिया हुआ है विद द हॉरिजॉन्टल। राम एंड श्याम थ्रू आइडेंटिकल बॉल्स विद द सेम इनिशियल स्पीड। हर वर्ड की इंपॉर्टेंस है, बॉल्स जो हैं आइडेंटिकल हैं, दोनों का मास सेम है, सेम इनिशियल स्पीड v0 से थ्रो करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, जैसा कि दिखा रखा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इन सच ए वे दैट नन ऑफ थ्रोन बॉल्स रीच्ड अपोजिट बॉल्स। इस तरह से थ्रो करा गया है कि यहाँ से फेंकी गई जो बॉल है वो सामने वाली दीवार से नहीं टकराएगी, और यहाँ से फेंकी गई बॉल भी उस एज तक भी नहीं पहुँच पाएगी, उससे पहले ही रह जाएगी वो। ठीक है भाई। ट्रेजेक्ट्रीज जो है उनकी वो हमेशा वर्टिकल प्लेन में लाई करेगी। फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन दिख रही है, ऑन मूविंग बॉल डायरेक्टेड अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। इन पे लगने वाला एयर रेजिस्टेंस फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है माइनस के टाइम्स वी वेक्टर। ठीक है भाई, के कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। राम और श्याम के साइज को नेग्लेक्ट करना है। आफ्टर कंडक्टिंग न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट्स करे, फिर उनको क्या रिजल्ट मिले वो देखते हैं। इफ द बॉल वॉज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, यहाँ से बात चल रही है इसका, अगर बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया then it moved away horizontally at a distance s from the thrower, see figure 1। इस डायग्राम में दिखा रखा है कि अगर कोई भी इनमें से बॉल को, इसकी बात चल रही है, हॉरिजॉन्टली थ्रो करता है तो फाइनली बहुत देर के बाद वो बॉल इस लोकेशन से हॉरिजॉन्टली एस अमाउंट में आगे पहुंच पाती है। ठीक है ना। फिर लिखा है कि ड्यूरिंग साइमल्टेनियस थ्रोज बाय राम एंड श्याम सच दैट राम थ्रोज द बॉल हॉरिजॉन्टली विद स्पीड v0, श्याम थ्रोज ए बॉल विद स्पीड v0 एट एन एंगल 60 विद द हॉरिजॉन्टल, जैसा डायग्राम में दिख रहा है आपको। द बॉल्स मूव्ड अलोंग द सेम वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। इस बात को बाद में देखेंगे, पहले अपन इस पर बेस्ड, ये कॉम्प्रिहेंशन है, पहले सवाल पर आते हैं। वैल्यू ऑफ एल डायग्राम में देखते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे। अब इसके लिए क्या करना है, देखो ढंग से सुनना। ये कहानी है राम और श्याम की। जैसे इसका नाम राम, यहाँ राम बैठा हुआ था। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या बताया, उसने बॉल को v0 स्पीड से थ्रो किया। एयर रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ग्रेविटी भी डायग्राम में दिखा रखी है उन्होंने। फाइनली बॉल इस वाले लेवल से ज़्यादा जितना दूर तक पहुँच पाई, ये एस उन्होंने बताया है। ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने ऑल मुझसे ये पूछा है, ये वाली लेंथ, पर उस तक पहुँचने के लिए पहले कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब इस लेंथ तक कैसे पहुँचे देखना, कि जब बॉल मूव करते हुए जा रही होगी किसी भी जनरल मोमेंट पर, माना कि बॉल यहाँ कहीं पर है, माना इसकी वेलोसिटी v है इस डायरेक्शन में, इस पे जो mg फोर्स लग रहा होगा वो तो कंटिन्यूसली लगातार नीचे लग ही रहा है। एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा, k टाइम्स वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है। मैं अगर इस रेजिस्टिव फोर्स के दो कंपोनेंट कर लूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ऐसे लिख दूँ k टाइम्स vx, इसको k टाइम्स vy। इसको आप ऐसे समझो, वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट थे, vx था vy था, तो इस vx के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टिव फोर्स का कंपोनेंट kvx, vy के करस्पॉन्डिंग kvy। अब उस बॉल को देखते हैं अलग से। उस बॉल पर जो फोर्सेस दिख रहे हैं मुझे वो अलग से दिखा रहा हूं, mg इधर, kvx इधर, kvy इधर की तरफ। ठीक है भाई, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव x डायरेक्शन मान लेता हूँ, और हॉरिजॉन्टली x डायरेक्शन में अगर मैं न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखूँ तो इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज kvx, मास से डिवाइड कर दूंगा तो मैं कह सकता हूँ उस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट आ गया। इस एक्सेलेरेशन के x कंपोनेंट को v dv/dx लिख सकता हूँ। v मतलब vx, d/dx ऑफ vx,
इसके आगे तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, वी एक्स से वी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। थोड़ा सा अपन अब ये पार्ट यहाँ से हटा लेते हैं ताकि थोड़ी जगह बने अपने पास। हाँ, अब तो सॉल्व करना है, तो k बाय एम टाइम्स डी एक्स। अच्छा एक चीज़ और, उधर मैंने पॉजिटिव माना है, ये एक्सेलेरेशन इधर की तरफ आया तो लगातार वी एक्स जो है वो कम होता जा रहा होगा, उसको एडजस्ट करने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ लगा लेते हैं, है ना। तो माइनस k बाय एम डी एक्स, उधर है डी ऑफ वी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब लिमिट, इनिशियली ये बात चल रही है, जो नीचे वाले कॉर्नर पर बैठा था बंदा, उसने बॉल को ऐसे फेंका था वी नॉट से, उसकी बात चल रही थी ना। इनिशियली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वी नॉट, और इस लोकेशन को x बराबर 0 मान लेते हैं। जब वो बॉल मैक्सिमम जहाँ तक जानी है वहाँ तक पहुँच चुकी है, तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी लगभग 0 हो चुका होगा, और माना बॉल हॉरिजॉन्टली s दूर पहुँची है, तो माइनस k बाय एम टाइम्स s इक्वल्स टू 0 माइनस वी नॉट बनेगा। उसको वी नॉट लिख के माइनस हटा देता हूँ यहाँ से s की वैल्यू आ गई मेरे पास एम वी नॉट बाई के। अब क्या ये वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है क्या, चेक करते हैं एक बार, एम वी नॉट बाई के की वैल्यू। हाँ भाई दिया हुआ, वी नॉट गिवन है, के गिवन है, मास गिवन है, तो वैल्यूज देख लेते हैं एक बार, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। मास 1 था, वी नॉट 10 था, के 2 था, तो एस की वैल्यू आ गई 5 मीटर, मेरे पास एस आ गया 5 मीटर। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, ये तो राम की बात हो गई है ना, शाम की बात कर लेते हैं। शाम की बात करने के लिए अपन को फिर से जगह बनानी पड़ेगी, और ये हटा देते हैं। देखना भी ढंग से, ये इधर का क्यों बनाया पार्ट, है ना। इसने बॉल को थ्रो करा, ये बॉल एस दूर पहुंची थी, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ें, एक इन्फॉर्मेशन और लिखी हुई थी, ये जो लिखा है ना कि इसने बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका, उसने किसी एंगल पे फेंका, और बॉल मूव्ड अलोंग द सेम वर्टिकल लाइन आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम। इसकी इंपॉर्टेंस दिखाता हूँ आपको। बहुत देर के बाद जब ये इस रास्ते पर यहाँ कहीं पहुँचा था, वो किसी एंगल पे भागते 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 फाइनली यहाँ कहीं रहा होगा, इधर जा रहा होगा। मुझे कैसे पता कि इसी लाइन के अलोंग जा रहा होगा, लिखा है सवाल में कि बहुत देर के बाद फाइनली सेम वर्टिकल लाइन के अलोंग मूव कर रहे थे। तो अगर मैं ये पता कर चुका हूँ कि ये बहुत देर के बाद हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ, एग्जैक्टली इस तरीके से मैं ये भी पता कर पाऊंगा कि उसने जो बॉल फेंकी वो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुई, माना कि वो एस डैश होती है। सेम इसी तरह की कैलकुलेशन अगर मैं उसके लिए करूं अलग से दिखाते हुए, यहाँ से बॉल को फेंका, ऐसे कुछ बॉल जाने वाली है इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है मुझे। इस बार सेम तरीका अपनाऊंगा मैं। माना किसी इंस्टेंट पर बॉल कहीं पर भी, मान लो यहाँ, मान लो यहाँ, मान लो बॉल कहीं पर थी, उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट थे, वी एक्स वी वाई। इस बार इधर वी एक्स मान के चल रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव इधर एक्स मान रहा हूँ, वी वाई। एयर रेजिस्टिव फोर्स इसके करस्पॉन्डिंग उधर के वी एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग इधर, और एम जी तो नीचे लग ही रहा है ना। ठीक है भाई, इधर पॉजिटिव एक्स मानते हुए इधर की तरफ इस डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग सॉरी, फोर्स है के वी एक्स, के वी एक्स सेम रास्ता है। मास से डिवाइड करूंगा तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, एक्सेलेरेशन को लिख दूंगा माइनस ऑफ वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि उधर की तरफ एक्सेलेरेशन है, मैं इधर पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। ये कैंसिल आउट कर दूंगा, फिर से अरेंज करूंगा इस बार, तो k बाय एम विद माइनस साइन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी ऑफ वी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस तो इधर ले आया था मैं। इनिशियली x बराबर 0, यहाँ मैंने x बराबर 0 माना है जहाँ से थ्रो करा था इसने बॉल को, पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो थी, इसने किसी एंगल पे बॉल को थ्रो करा था v नॉट से। और अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, हाँ, इसने जो बॉल थ्रो की थी उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा था, और अल्फा गिवन है 60 डिग्री। तो इसने जो बॉल थ्रो की थी उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 था। तो इनिशियली जब x बराबर 0 वाली की पोजीशन की बात कर रहा हूँ, x डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट था vx cos 60, सॉरी v नॉट cos 60। v नॉट 10 दिया हुआ है तो 5 हो जाएगा ये 5। और फाइनली जितना दूर वो जाना था बहुत देर के बाद, माना s डैश, उस टाइम पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 हो गया था। यहाँ से कैलकुलेट करें एक बार, तो माइनस के बाय एम एस डैश, उधर की तरफ 5 और वो माइनस एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से एस डैश की वैल्यू आ गई 5 एम बाई के। मास 1 था, के 2 था, यह आ गया 5/2। तो मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया उस बात को आप समझते हैं एक बार। इस सबको अपन हटा देते हैं। अब देखना कि कहाँ तक की कहानी अपनी सॉर्ट आउट हो चुकी है। इसको हॉरिजॉन्टली फेंका, बहुत देर के बाद ये बॉल यहाँ कहीं पहुँची,
ये एस था, एस, उसने बॉल को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर थ्रो किया था। बहुत देर के बाद ये बॉल, हाँ, बहुत देर के बाद बॉल इसी लाइन के अलोंग फाइनली यहाँ कहीं पहुँच गई थी, उसका जैसा भी पाथ रहा होगा ऐसा कुछ, उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एस डैश में निकाल चुका हूँ। तो ये जो टोटल यहाँ से वहाँ तक दोनों वर्टिकल वॉल्स के बीच का सेपरेशन है वो मेरे पास 5 प्लस ये कितना आया था 2.5, तो 15/2 7.5 मीटर आ चुका है। पर क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, आप देखो क्वेश्चन में पूछा है कि पहला सवाल तो गायब हो गया, एल की वैल्यू पूछी थी, है ना, एल ये था, ये वाली लेंथ। तो इस डायग्राम को मैं आपको वहाँ दिखा रहा हूँ इस जगह पर, है ना, ये वाले पॉइंट से इसने फेंका, उसने वहाँ से फेंका, ये एल है, ये निकालना है। ये लेंथ मेरे पास 15/2 आ चुकी है। ये एंगल सवाल में 30 डिग्री दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा गेम है। एल कॉस 30 जो है शुड बी इक्वल टू 7/2, तो यहाँ से सॉरी 15/2 2 से 2 गया, एल की वैल्यू आ गई 15/√3। तो फर्स्ट पार्ट जो है इस कॉम्प्रिहेंशन को उसका आंसर है 15/√3 मीटर। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, ये और भी अच्छा पार्ट है सेकंड पार्ट। S infinity is the separation between the balls after a very long time and S minimum is the minimum separation between the balls। ये बोल रहे हैं कि दोनों के बीच का मिनिमम सेपरेशन S मिनिमम सिंबल से दिखा रहे हैं, और जब बहुत देर हो चुकी थी, जब एक वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग जा रही थी, एक नीचे थी एक ऊपर थी, तो उनके बीच का जो भी सेपरेशन रहा होगा उसको S इन्फिनिटी बोल रहे हैं। रेशियो पूछा है। इसकी खास बात क्या है देखना, आप ढंग से सुनना। किसी भी जनरल मोमेंट पर जिस बॉल को यहाँ से फेंका गया था, यहाँ से, उसका वेलोसिटी वेक्टर अगर मैं v1 वेक्टर कहूं, ठीक है, तो कोई मुझसे पूछे कि इसका एक्सेलेरेशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर में बात कर रहा हूं सब कुछ किसी जनरल मोमेंट पर, तो मुझे पता है रेजिस्टिव फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, k टाइम्स v1 वेक्टर, और mg तो लग ही रहा है, सही बात है। तो वेक्टर में क्या लिखूंगा मैं, उस पर लगने वाला नेट फोर्स k v1 वेक्टर प्लस mg वेक्टर नेट फोर्स डिवाइड बाय उसका मास, है ना, और यह माइनस लिखूंगा क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट था। ठीक है भाई, इस तरह से लिखेंगे अपन, मास से डिवाइड कर दिया मैंने। इसको अगर ढंग से अरेंज कर लूँ, इसको a1 वेक्टर नाम दे दूँ, तो ये आ गया -k/m v1 वेक्टर प्लस g वेक्टर। सेम इसको देखते हुए दूसरा जो है उसका किसी इंस्टेंट पर एक्सेलेरेशन वेक्टर लिखूँ इसी तरीके से, तो वो कितना आएगा -k/m। आइडेंटिकल बॉल्स थी तो अगर यहाँ m आ रहा है तो यहाँ भी m आएगा। माना उसकी वेलोसिटी v2 है किसी जनरल मोमेंट पर, सेम ऐसा आ जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं देखते हैं। अब एक काम करते हैं अपन, पहले तो इसको हटाते हैं, ये हटाते क्वेश्चन भी गायब हो गया, बड़ी मुश्किल से लिखा था, चलो कोई बात नहीं, फिर लिख लेते हैं। तो इरेजर अपन ये ले लेते हैं, ये मैं हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया है ना। इसके आगे की कहानी क्या लिखी थी अपन ने, a1 वेक्टर आया था -k v1 वेक्टर बाय m प्लस g वेक्टर, a2 वेक्टर आया था -k v2 वेक्टर बाय m प्लस g वेक्टर। एक काम करें, रिलेटिव एक्सेलेरेशन देखते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ सपोज 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, कैसे लिखते हैं इसको, 2 का एक्सेलेरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में -1 का एक्सेलेरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट, a2 - a1। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो k/m बाहर ले लेते हैं, -k/m बाहर ले लेते हैं, और जो बचेगा -k/m बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा v2 वेक्टर -v1 वेक्टर। अब ढंग से देखना, इसको ढंग से देखना है, इसी में गेम है पूरा। ये जो लिखा है ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन है किसी भी जनरल मोमेंट पर, ये आया -k/m, इसको जानते हो क्या, v2 - v1, ये वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। अब इससे क्या कर लेंगे, इससे दिख रहा है मुझे एक के फ्रेम में दूसरे को देखने पर उसका जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन होगा वो माइनस समथिंग इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब रिलेटिव एक्सेलेरेशन रिलेटिव वेलोसिटी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका फायदा क्या है, कैसे सवाल सॉल्व करेंगे इससे, उस बात पर आते हैं। ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन मेरे पास आ चुका है, बोर्ड परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं, ऐसी परेशानी आती है ज़िंदगी में। हाँ भाई,
तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन मेरे पास आ गया था, यहाँ थोड़ी बहुत उसके अंश बचे हुए हैं। उसका मैग्नीट्यूड आया था k/m v रिलेटिव, है ना, मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। अब कहानी देखो भाई, राम ने बॉल को यहां से फेंका था v0 वेलोसिटी से, श्याम ने बॉल को यहां से थ्रो किया था 60 डिग्री एंगल बनाते हुए v0 वेलोसिटी से 60 डिग्री पर। सही बात है। एक के फ्रेम में दूसरे को मैं देखना स्टार्ट कर रहा हूं शुरू से ही, तो इसको रोक देते हैं, इससे वेलोसिटी ले लो, अपोजिट करके इसको दे दो। इसको रोकने के बाद इसको ऐसा लगेगा कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 और v0 बिल्कुल सेम लिखे हो तो बिल्कुल बीचों बीच आएगी, √3 v0। हटा दो इनको, इसको लगेगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ है, और रिलेटिव एक्सेलेरेशन रिलेटिव वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट आ रहा है, क्योंकि वो तो जनरल सॉल्व कर रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन इधर की तरफ है, जिसका मैग्नीट्यूड वहां से देख सकता हूं बदल रहा है लगातार, है ना, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट है। ये तो मजा आ गया, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को देखने पर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलेरेशन एक ही लाइन के अलोंग है, इसका मतलब उसका पाथ इसके फ्रेम में कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, ये भी बढ़िया बात हो गई। तो एक काम करते हैं, इसका पाथ बना लें। ये बैठ के देख रहा है, ये कहेगा कि यार ये तो ऐसे जा रहा है, क्या लगातार आगे जाते ही जाएगा जिंदगी भर? तो उसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है, रिलेटिव एक्सेलेरेशन वेक्टर में जो आया था वो माइनस के साथ आया था, तो रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट एक्सेलेरेशन है, तो रिटार्डेशन कहेंगे इसको। स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कभी ना कभी रुक सकता है, चेक कर लेंगे बाद में। अभी टारगेट पर आते हैं। एस मिनिमम ये पढ़ाते हैं रिलेटिव मोशन में। अगर मैं यहां बैठकर उसके पाथ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये जो सेपरेशन है यही एस मिनिमम कहलाएगा। ये सेपरेशन निकालना है मुझे, तो यहां से इस लाइन को मिला लेते हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है बढ़िया सा। क्या इस ट्राइंगल में मुझे कुछ एंगल्स का आइडिया है क्या? देखें एक बार, तो वो पूरा 60 था और ये वेक्टर बिल्कुल बीचों बीच आया था उन दोनों के, तो ये वाला एंगल जो है ये 30 होगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। सवाल में ये 30 बताया गया था, तो ज्योमेट्री से ये 30 आ जाएगा, तो ये पूरा 60 आ गया। तो इस ट्राइंगल के अंदर, और ये लेंथ कैपिटल एल में निकाल चुका था थोड़ी देर पहले, इस एल कॉस 60 एल साइन 60, एल साइन 60 की वैल्यू एस मिनिमम के बराबर है, देख सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल में। तो यहाँ से एस मिनिमम की जो वैल्यू आ गई वो एल साइन 60 आ गई। एल आया था अपना 15/√3 और साइन 60 है √3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15/2 आ गया एस मिनिमम। ये तो एस मिनिमम आया है। अब एस इन्फिनिटी का मतलब था बहुत देर के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद। अब यहां से आप देखना थोड़ा सा, ये हटा रहा हूं, लिखा हुआ है ना, क्योंकि मुझे जगह चाहिए यहां पर। ठीक है भाई, अब क्या करना था अपन को, एस इन्फिनिटी बहुत देर के बाद देखना था कि अब दिमाग में ये आ रहा है कि क्या ये लगातार आगे बढ़ता ही जाएगा विद डिक्रीजिंग स्पीड, या कहीं रुककर वापस आएगा। उसके लिए बेसिक काइनेमेटिक्स, रिलेटिव एक्सेलेरेशन जो आया मैग्नीट्यूड वाइज, उसको लिख सकता हूँ v dv/ds, ये सब रिलेटिव लिखा हुआ है, इक्वल्स टू k/m माइनस के साथ v रिलेटिव। माइनस क्योंकि लगातार रिटार्डेशन है तो स्पीड कम होती जा रही है। और एक काम करें, इसको ऐसा नहीं लिखकर a रिलेटिव को dv/dt लिख के देखते हैं एक बार, है ना, विद माइनस साइन दिस। इसको उधर अरेंज कर लेते हैं, तो dv/v आ जाएगा अपना माइनस का k/m dt। इंटीग्रेशन करूंगा तो t बराबर 0 पर रिलेटिव वेलोसिटी √3 v0 थी, किसी टाइम t पर माना कि v हो जाती है। इसको आप सॉल्व करके देखना, तो v आएगा कुछ ऐसा, √3 v0 e⁻⁻ माइनस समथिंग इंटू टी, ऐसा फंक्शन बनेगा। यहाँ से साफ दिख रहा है टाइम लगातार बढ़ता जाएगा तो लगातार रिलेटिव रफ्तार कम होती जाएगी, और इनफाइनाइट टाइम पर जाकर ये 0 को अप्रोच करेगा। इस कहानी से समझ में आया कि इनफाइनाइट टाइम के बाद उसकी स्पीड कम होते 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 माना कि डायग्राम वाइज यहाँ कहीं पहुंचा, t बराबर इन्फिनिटी पर लगभग स्पीड लगभग 0 हो चुकी है ना, टेंड्स टू 0 है। उस टाइम पर बहुत देर हो चुकी है। सवाल में देखो एस इन्फिनिटी का मतलब ये था इन दोनों के बीच का सेपरेशन, इसके फ्रेम में वो वहां पहुंच चुका है, ये वो सेपरेशन होगा जिसको एस इन्फिनिटी कह रहे हैं। ये सेपरेशन कैसे निकाले आप? ज्योमेट्री आनी चाहिए, ये हटा दें। हाँ भाई, अब जगह बन गई अपने पास। अब वो सेपरेशन निकालना है मुझे। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में, देखें कौन कौन सी लेंथ पता है,
ये लेंथ मुझे पता है, हाँ भाई ये पता है। अगर ये लेंथ मुझे पता चल जाए ये वाली, और ये एंगल मुझे पता है 60 ये वाला टोटल, ये पता करना है, फिर तो कॉस फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, है ना, ट्राइंगल का कोसाइन फॉर्मूला। ये लेंथ कैसे निकालें? अभी अभी जो मैंने रिलेटिव एक्सेलेरेशन लिखा था, फिर से लिख के बता रहा हूँ, ए रिलेटिव, जो कि अपने पास -k/m टाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी आया था। अगर मैं इसको v dv/ds लिखता इक्वल्स टू -k/m टाइम्स v से v उड़ाता इधर लेकर और इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इनिशियली जब इसके फ्रेम में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था तो रिलेटिव रफ्तार थी √3v0, और बहुत देर के बाद जब इनके बीच का इसका डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव इतना हो जाएगा, इसको s0 बोल दूं इस पूरी लेंथ को, बहुत देर के बाद, तो रिलेटिव रफ्तार लगभग 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लें तो इधर आएगा √3v0, इधर की तरफ माइनस एडजस्ट कर दिया मैंने, k/m टाइम्स s0 बोल रहा हूँ उसको, है ना, s0। k दे रखा था क्वेश्चन में 2, मास था 1, v0 था 10, यहाँ से कितना आया ये 5√3 आ रहा है शायद, हाँ ये लेंथ आ गई 5√3। अब इस ट्राइंगल में बस कॉस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, उससे s इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर रेशो निकाल लेंगे। कैलकुलेशन थी इस सवाल में, पर बहुत सारी सीखने वाली बातें हैं ना। तो कॉस ऑफ दिस एंगल, कॉस ऑफ 60 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 75, प्लस इसका स्क्वायर, ये 15/√3 था तो 225/3, माइनस s इन्फिनिटी का स्क्वायर, s स्क्वायर बोल रहा हूँ उसको, लिख ही देते हैं चलो, अपॉन 2 टाइम्स 5√3 इंटू ये वाली लेंथ 15/√3। देखें कितना आया, √3 से √3, 2 से 2, 15 इंटू 5 75, वहाँ जाएगा, 75 से 75 कैंसिल आउट हो जाएगा, s इन्फिनिटी आ जाएगा 15/√3, अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया तो। अब रेशो निकाल लेते हैं, s इन्फिनिटी आया 15/√3 और s मिनिमम कितना आया था भूल गया मैं तो, 15/2 आया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2/√3 आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं आंसर 2/√3। तो ये कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1 जिसके 2 धांसू सवाल अभी आपने देखे, बहुत कुछ सीखने लायक था। सेकंड पार्ट की खास बात थी कि इस तरह से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के ठीक अपोजिट आ रहा है, तो रिलेटिव देखने पर उसका पाथ स्ट्रेट लाइन हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सवाल इरिडोव से लिया है, बहुत फेमस बुक है। वैसे तो इरिडोव में अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स के नाम पर बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल भी हैं, मीडियम भी हैं, हर तरह के सवाल हैं, पर ये ध्यान में रखते हुए कि जेईई एडवांस की अपन को लिमिट से बाहर भी नहीं जाना है, बच्चे को कुछ सीखने को जरूर मिले, इसलिए सवाल उठाया। ये वाला अच्छा सवाल है। स्मॉल डिस्क ए इस इंक्लाइन पर, एक डिस्क मतलब एक पार्टिकल मान लो आप, उसको रखा, इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन अल्फा है हॉरिजॉन्टल से, इज इम्पार्टेड इनिशियल वेलोसिटी v0, उसको इनिशियल वेलोसिटी, उस जैसे इंक्लाइन यहाँ पर है उसको रखा यहाँ पर और कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी। हाउ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क डिपेंड्स ऑन द एंगल फाई, एंगल फाई दिखा रखा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है k जो कि 10 अल्फा के बराबर है, एंड एट द इनिशियल मोमेंट फाई नॉट जो था वो π/2 था। तो देखो थोड़ा सा एक बार अलग से बड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये एंगल अल्फा है, वो डिस्क मैं उसको पार्टिकल बोल रहा हूँ, को इनिशियली फाई नॉट, ये फाई नॉट को π/2 बोल रहे हैं, है ना। ये एंगल इस इंक्लाइन की स्लोप से नापा जा रहा है, तो π/2 का मतलब ऐसे थ्रो किया था उसको इनिशियली v0 रफ्तार से। अब वो लगातार ग्रेविटी की वजह से, mg के कंपोनेंट की वजह से इंक्लाइन के अलोंग नीचे की तरफ उतरेगा, तो माना कि वो ऐसे मूव करता है। किसी इंस्टेंट पर मैं मान लेता हूँ कि वो पार्टिकल यहाँ कहीं आ चुका था, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, और यहाँ से एंगल जो वो फाई बोल रहे हैं वो है। क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, हाउ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, मुझे इस v का रिलेशन बताना है फाई के साथ, कि v और फाई में क्या रिलेशन है। तो यहाँ भी कुछ स्पेशल डेटा सेट किया गया है, देखते हैं भी क्या है। एक काम करते हैं, मैं अगर पार्टिकल के पाथ के अलोंग, इसको बोल रहा हूँ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, पार्टिकल का एक्सेलेरेशन लिखूँ ए टेंजेंशियल, तो वैसे लिखूँगा टेंजेंशियल नेट फोर्स बाय मास। तो देखो mg का कंपोनेंट, कौन सा कलर लें, ये ले लेते हैं, mg का कंपोनेंट इधर की तरफ mg साइन अल्फा और mg कॉस अल्फा, तो नॉर्मल से बैलेंस हो रहा होगा, और वेलोसिटी के ठीक अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ के, दैट इज म्यू के इंटू नॉर्मल। तो मैं कह रहा था टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट एक्सेलेरेशन
तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देखो mg साइन अल्फा कॉस फाई, mg साइन अल्फा कॉस फाई माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू है मतलब k है, म्यू की वैल्यू इतनी बताई गई है, नॉर्मल mg का जो दूसरा कंपोनेंट था कॉस अल्फा उससे बैलेंस हो रहा था, इसको ढंग से अरेंज और मास से डिवाइड करना था, नेट फोर्स बाय मास। तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मेरे पास कितना आ गया, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और g साइन अल्फा कॉस फाई माइनस, इसको साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिख के उड़ा दूंगा तो ये g साइन अल्फा बचेगा। ठीक है, सही लिखा है। तो यहां से मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कितना आया, g साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में कॉस फाई माइनस वन, कॉस फाई माइनस वन। पर इसका क्या करें अब, है ना भाई, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन मेरे पास आ गया, बहुत अच्छी बात है। एक काम और करते हैं अब, अलोंग द इंक्लाइन इस डायरेक्शन को कुछ भी नाम दे दो, एक्स नाम दे देते हैं, इसी मोमेंट पर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन निकालते हैं ना, इस डायरेक्शन का एक्सेलेरेशन। तो मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं, ताकि लिख पाए। हाँ भाई, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देखते हैं एक बार। तो mg साइन अल्फा तो पूरा का पूरा आ रहा है, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट आएगा पीछे की तरफ। तो इस बार मेरा टारगेट है एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन लिख रहा हूं। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स mg साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शन का कंपोनेंट, फ्रिक्शन है म्यू, म्यू मतलब टेन अल्फा, इनटू नॉर्मल, नॉर्मल है mg कॉस अल्फा, ये तो फ्रिक्शन लिखा है मैंने अभी, इसका कंपोनेंट तो वो फाई है, तो यहां से फाई बनेगा कॉस फाई वाला कंपोनेंट, और मास से डिवाइड कर दूंगा तो ये m से m उड़ा दूं यहीं पर। इसको देखें एक बार ढंग से अरेंज करके, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, कॉस से कॉस कट जाएगा और कॉस से कॉस साइन अल्फा, तो g साइन अल्फा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस फाई बचेगा। क्या मजा आया लेकिन इससे, अगर आप ढंग से देखें at की वैल्यू को देखो आप और ax की वैल्यू को देखो, आपस में कुछ रिलेशन दिख रहा है, बहुत प्यारा छोटा सा रिलेशन। रिलेशन क्या दिख रहा है कि at जो है वो माइनस ऑफ ax है। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब उसी में आगे बढ़ रहा हूं मैं, जगह कहाँ बनाए, अब यहीं हटाना पड़ेगा अपन को। ठीक है भाई, हाँ, at को मैं लिख सकता हूँ d बाय डी टी ऑफ टेंजेंशियल डायरेक्शन की वेलोसिटी, मतलब नेट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इधर लिखें d बाय डी टी ऑफ वी एक्स। अगर ये v है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो होगी v cos फाई होगी। इसको भी अपन एक काम करें, cos फाई से अच्छा एक बार vx ही लिख देते हैं ना, ताकि कम लिखना पड़ेगा vx। ये कैंसिल आउट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। अब लिमिट देखना, इनिशियली जो vt था टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो पूरी की पूरी v नॉट ही थी। तो इनिशियली जो ये v नॉट था उस टाइम पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 थी। किसी जनरल मोमेंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v cos फाई है। सॉल्व कर लें, उधर आएगा v माइनस वी नॉट, इधर आएगा माइनस ऑफ 1 का तो v cos फाई। ढंग से अरेंज करें, मुझे v तक पहुंचना था, तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चल जाएगा, तो v नॉट अपॉन v cos फाई, तो v तो कॉमन आ चुका था, 1 प्लस कॉस फाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया किसी जनरल मोमेंट पर पार्टिकल की स्पीड का फाई के साथ रिलेशन, और यही आंसर इस क्वेश्चन का है। तो सीखने लायक सवाल है, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते थे यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी रुडोव का बहुत प्यारा और बहुत छोटा सा सवाल। एक स्फेयर जिसको एक मासलेस रॉड से अटैच कर रखा है और किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये स्फेयर प्योर रोलिंग करते हुए इस तरह से मूव करता है। अगर आपको याद हो, इस तरह का सवाल जेई एडवांस में, इस तरह का तो मैं नहीं कह पाऊंगा उसको, जो कि 2 डिस्क वाला सवाल था, ऐसा जो दुनिया भर में मार्केट में घूमता है सवाल, ये वाला। उसमें तो बहुत सारी बातें थी, बहुत अलग तरह की बातें थी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ इससे कि जिस तरह से इस तरह के सवाल में बॉडी स्पिन भी होती थी और इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट भी होती थी, कुछ इस तरह की ही बात यहां पर भी हो रही है। देखो सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r rolls without sliding over a horizontal plane rotating about a horizontal axle OA। ये OA जो एक्सल है, इस एक्सल के अबाउट ये स्फीयर ऐसे रोटेट हो रहा है
और ग्राउंड पर प्योर रोलिंग तो कर रहा है। सेंटर ऑफ स्फीयर मूव्स विद वेलोसिटी v, स्फीयर का जो सेंटर है वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे चक्कर भी लगा रहा है, कितनी रफ्तार से, v रफ्तार से। और सर्कल ऑफ रेडियस r, ये जो है इसके सर्कुलर ट्रैक की रेडियस r बताई गई है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो दो तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। पहला जो तरीका है वो कुछ ऐसा है, जनरल बात बता रहा हूँ, कोई भी बॉडी अगर रोटेट भी हो रही है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, कंबाइंड मोशन कर रही है, तो आप उसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखा करते हैं, हाफ आई सी ओ एम ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ बॉडी का टोटल मास इंटू वी सी ओ एम स्क्वायर। ये सब जानते होंगे। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता दूं आपको, इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या ऐसे बोलो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिखा जाता है, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर। अभी समझाऊंगा मैं इन सिंबल्स के मीनिंग। हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल वाली तो ऐड कर देंगे एज इट इज, है ना, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। अब ये आई एक्स आई वाई आई जेड ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड क्या है, इसको समझाने के लिए ये अपन एडिशनल बातें कर रहे हैं, हो सकता है एडवांस में काम आ जाए, है ना, इसलिए सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको। देखना, ये जो स्फीयर है यहां पर, जो कि एक रॉड के साथ अटैच्ड है, ऐसे तो रोटेट हो ही रहा है सर्टेन ओमेगा से, मान लेते हैं ये ओमेगा ओमेगा 1 है। साथ साथ इस एक्सिस के अबाउट भी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, मान लेते हैं वो ओमेगा ओमेगा 2 है। ऐसे मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। इस बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो ये वाली टर्म लिखी थी मैंने, उसका मीनिंग समझा रहा हूँ। आप इसके सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए 3 परपेंडिकुलर एक्सिस बनाओ, जैसे इसका नाम रख लो एक्सिस एक्स, इसका नाम रख लो वाई, और इसका नाम रख लो जेड। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ मैं, हाफ आई एक्स, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा एक्स, उसका मतलब है इसी एक्सिस के अबाउट उसका जो ओमेगा, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी ऐसे घूम रही है, ये वाली, ये वाला ओमेगा मैं लिख सकता हूँ v डिवाइड बाय स्मॉल r, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। ये मैंने क्या लिखा है, हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही 2/5 mr स्क्वायर, ओमेगा अबाउट दिस। अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल है, कई बच्चे सोचते हैं सर इस एक्सिस के अबाउट बॉडी ये स्फीयर ऐसे तो घूम ही नहीं रहा है, ये मीनिंग नहीं है इसका। इसका मतलब है अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होता इधर और वो इस बॉडी के मोशन को ऐसे देख रहा होता, उसको ऐसे सोचो आप, इस ऑब्जर्वर बिल्कुल यहाँ स्फीयर है, वो स्फीयर रॉड के साथ साथ ऐसे घूम रहा है। एक ऑब्जर्वर इस एक्सिस पर बैठा हुआ, मान लो इधर फेस करके कंटिन्यूसली, स्फीयर के सामने एक पॉइंट P मान लो आप, पीछे क्यू पॉइंट Q मान लो। जब वो पूरा स्फीयर, अभी पॉइंट P आगे है, Q पीछे है, ध्यान रखना ऑब्जर्वर इधर फेस करके बैठा रहेगा। मैं ऑब्जर्वर हूँ, थोड़ा आगे आ जाता हूँ यहाँ पर। अब मैं स्फीयर के साथ साथ ऐसे घूम रहा हूँ, P पॉइंट अभी मेरे आगे है, Q पीछे है। जब ये पूरा स्फीयर यहाँ से घूम के वहाँ पहुँचेगा तो P पॉइंट पीछे आ जाएगा, Q आगे आ जाएगा, फिर वापस घूम के यहाँ आएगा तो फिर से वो लोकेशन पे, अपनी अपनी लोकेशन पे फिर से आ जाएंगे। तो एक अजीब ही तरह का एक रोटेशनल मोशन और चल रहा है यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट, और इन आगे वाले पार्टिकल और पीछे वाले पार्टिकल का घूम के वापस वो आ जाना, इसका जो ओमेगा है वो ये वाला ओमेगा होना चाहिए, क्योंकि जितनी देर में ये स्फीयर घूम के वापस आएगा उतनी देर में P और Q की लोकेशन वापस से उसी लोकेशन पे आ जाएंगे। तो जो इस मोशन का टाइम पीरियड होगा वही इनके इंटरचेंज होने का टाइम पीरियड होगा। तो वाई एक्सिस के अबाउट, और जो मैंने बात बोली है आपको, ये भी जेईई एडवांस में एक बार कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में पूछा गया सवाल था, इसका नाम दिया था उन्होंने इंस्टेंटेनियस एक्सिस, आप ढूंढ लेना चाहो तो, कॉम्प्रिहेंशन की फॉर्म में आया था। हाफ आई अबाउट दिस, इसके अबाउट ओमेगा है ओमेगा 2 का स्क्वायर, प्लस हाफ आई जेड, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे, और इसके अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट, इसका इस तरह का कोई भी ओमेगा इस सवाल में नहीं है। कल को हुआ किसी सवाल में तो उस ओमेगा का स्क्वायर आएगा, अभी नहीं है, इसलिए ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ये मैंने लिखी है इसकी स्फीयर की सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी, हाफ स्फीयर का सारा मास m और उसके सेंटर की स्पीड जो कि v बताई गई है उसका स्क्वायर। इसमें ओमेगा 2 को ऐसा हटाएंगे, सेंटर ऑफ मास v स्पीड से अंदर जा रहा है r रेडियस के ट्रैक पर, तो ओमेगा 2 जो है बहुत ईजी है v/r। तो ओमेगा 2 की जगह आप लिख के अरेंज कर लें, एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस सवाल को करने का जानबूझकर ये मैंने बहुत डिटेल में बताया ताकि कभी जेईई एडवांस में ये वाली बात आ जाए
जिसमें उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कुछ ना कुछ ओमेगा हो, तो फिर ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल होगी। मैं कह रहा था इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से करके देखते हैं, इसका दूसरा मेथड। एक और एडिशनल बात बता रहा हूं, ये वो स्फीयर, इस एक्सिस के अबाउट ये सिस्टम रोटेट हो रहा है। क्या मैं इस रिजिड सिस्टम जो है इसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढ सकता हूं क्या? एक तरीका IAOR को ढूंढने का ये होता है कि आप उस रिजिड सिस्टम में कोई से भी दो पार्टिकल्स ऐसे देख लो जो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर हों। वो दिख रहे हैं मुझे, एक तो ये नीचे ग्राउंड है और प्योर रोलिंग हो रही है, तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी जीरो, जो भी कांटेक्ट में होगा जिस भी मोमेंट पर, और रॉड का एक ये वाला पार्टिकल। ये दोनों ऐसे पार्टिकल इस रिजिड बॉडी है, रॉड प्लस स्फीयर रिजिड बॉडी के, जो कि इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर है। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये जो एक्सिस है ये है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसका मीनिंग ये है कि इस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन कर रही होगी, और प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे ऐसे लिख दिया करते हैं प्योर रोटेशन में। बस लड़ाई इस बात की है कि ये आई और ओमेगा है क्या। जवाब ये है इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इजीली आ जाएगा, कैसे देखना आप, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सिस के पैरेलल थ्योरम पे जा रहा हूं, एक एक्सिस बना रहा हूं इसके सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए, ये वाली। इन दोनों के बीच का, इस एक्सिस और इसके बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन ये है, उसको मैं थोड़ी देर के लिए एस मान लेता हूं, ठीक है। अब मैं लिख दूंगा हाफ आई अबाउट दिस एक्सिस, वैसे लिखूंगा आई अबाउट दैट एक्सिस जो कि है 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, डी की जगह एस लिखा है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ऐसा आ जाएगा, इस सेंटर की वेलोसिटी v थी, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो नेट ओमेगा होगा वो हो जाएगा v/s और उसका स्क्वायर। बस गेम खत्म हो जाएगा अगर एस स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता चल जाए। बहुत इजीली आ जाएगी, वो भी कैसे, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल में इसमें आर का कंपोनेंट आर कॉस थीटा ये, आर साइन थीटा ये, तो एस जो है उसको मैं आर साइन थीटा कह सकता हूं, सही बात है। इस वाले ट्राइंगल में देखना ये थीटा था, अब बड़े ट्राइंगल पे नजर रखना, इस पे वो 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। तो आर का कॉस कंपोनेंट एस के बराबर है, आर कॉस कंपोनेंट, सही बात है। यहां से मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा जो कि इतनी मेहनत करी जरूरत ही नहीं थी, है ना, वैसे भी दिख रहा था इस बड़े वाले ट्राइंगल से टेन थीटा दिख रहा था, कोई बात नहीं, अब इतनी कर लिए मेहनत तो बड़े ट्राइंगल से टेन थीटा था r/r, वो तो यहां से भी आ रहा है, टेन थीटा आ रहा है r/r। एस जो था वो आर साइन थीटा था, आर साइन थीटा, टेन थीटा अगर इतना है, अलग से ट्राइंगल बना लो r/r, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा रूट में, तो साइन थीटा हो जाएगा दिस बाय दिस, r अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस एस की वैल्यू को उठाकर आप इसमें रखें, थोड़ा सा सॉल्व करें, अरेंज करें, एग्जैक्टली वही आंसर आएगा जो वहाँ लिखा हुआ है। चलिए भाई ना, तो ये सवाल भी बहुत कुछ सिखाता है। ये इस चीज़ को नहीं बताया जा रहा है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में क्या करते आए हो, वो तो ज़रूरी है ही सही कि आपको पता होना चाहिए कि कंबाइंड मोशन में टोटल एनर्जी कैसे लिखते हैं, IAOR क्या होता है, अच्छी बात है। ये उस दिन की तैयारी चल रही है कि अगर कल को, जैसे मैंने अभी दो पहले सॉल्यूशन बताया जस्ट अभी, हाफ IX ओमेगा एक्स स्क्वायर, हाफ IY ओमेगा वाई स्क्वायर, हाफ IZ, अगर उस तरह की बातें आ जाती तो आपको वो सब भी पता होना चाहिए। चलिए आते हैं भाई पांचवें सवाल पर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कोई खास इसमें है नहीं, लेकिन अच्छा सवाल है। इन द फिगर शोन ए यूनिफॉर्म रिंग, एक यूनिफॉर्म रिंग है यहाँ पर m मास की, उसको किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक रिंग को रखा गया, ऊपर से डायग्राम देखा जा रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेफ्ट हाफ एंड द सरफेस इज μ1, जबकि राइट हाफ और सरफेस के बीच में μ2 है। इसको कुछ ओमेगा देके रखा गया है क्लॉकवाइज सेंस में। इस मोमेंट पर सेंटर ऑफ रिंग जो है, यूनिफॉर्म रिंग है तो सेंटर ऑफ मास कह सकता हूँ, रिंग के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन बताना है। जैसे कोई मुझसे पूछता है ना कि यार सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन बताओ,
मेरे दिमाग में यही आता है कि यार नेट फोर्स पता कर लूँ, मास से डिवाइड कर दूंगा तो अपने आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अब नेट फोर्स समझते हैं यहाँ पर। इस पूरे पार्ट के किसी छोटे से एलिमेंट को देखो, ये ऐसे मोशन की वजह से उधर जा रहा होगा तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, डी एफ के बोल देता हूँ। इसका भाई यहाँ पर होगा, वो इधर की तरफ ऐसे भाग रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, डी एफ के वन, है ना, क्या के ही बोलते हैं अपन तो, के वन क्या बोले, है ना। ये दोनों भाई देख रहा हूँ, भाई मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकली, ये थीटा पर है तो ये भी थीटा पर है। इन दोनों डी एफ के आप देखो, ये और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे वाले कंपोनेंट एड अप हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक हर छोटे छोटे एलिमेंट पर जो ऐसे डी एफ के लग रहा होगा उसके नीचे वाले कंपोनेंट ऐड कर दूंगा सीधे, क्योंकि वो एड अप हो रहे हैं। सेम ऐसे यहां वालों पर देख लेंगे बाद में, पहले इसकी बात कर रहा हूं। तो उसके लिए यहां से मैं थीटा पर गया, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं यहां पर डी थीटा एंगल बनाते हुए, उस पर जो डी एफ के लग रहा है पहले वो लिख रहा हूं, म्यू, दैट इज म्यू वन इंटू नॉर्मल, अगर उसका मास डीएम मान लूं मैं, है ना, डीएम थोड़ी देर के लिए, तो डीएम टाइम्स जी, ये नॉर्मल लगेगा उस पर इतना, तो म्यू इंटू नॉर्मल फ्रिक्शन डी एफ के लिखा है मैंने अभी, मुझे इसका ये वाला कंपोनेंट चाहिए। तो ये थीटा है तो यहां से थीटा वो 90 माइनस थीटा साइन कंपोनेंट आएगा, और इसको डबल कर दूंगा क्योंकि इसका भाई भी बैठा है, उस पर भी जो फोर्स था उसका कंपोनेंट नीचे की तरफ उतना का उतना आएगा। इनका इंटीग्रेशन कर दूंगा, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/2, क्योंकि साथ में इसके भाई का इफेक्ट भी लेके चल रहा हूं, पहले से 2 लगा रखा है, 0 से π/2 तक। और dm जो है उसको ऐसे लिख दूं, माना यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है तो आर डी थीटा लेंथ का एलिमेंट का मास इतना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, μ1 बाहर, लैम्डा बाहर, आर बाहर, जी बाहर, सही तो लिखा है, 2 μ1 लैम्डा आर जी, और साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, उसमें लिमिट रखेंगे तो 1 बन जाएगा, इतना आया। बस सवाल का आंसर आने वाला है। तो इस पूरे पोर्शन पर इधर की तरफ इतना फ्रिक्शन लगा। अब यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन चेक करो, यहाँ जो एलिमेंट होगा ऐसे घुमाया रिंग को, इधर जा रहा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर डी एफ के डैश, इसके भाई पर इधर घुमाया तो इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर। इन दोनों के ऊपर वाले कंपोनेंट एड अप होकर बिल्कुल डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वहां से ऊपर की तरफ आएगा 2 μ2 लैम्डा आर जी। तो नेट फोर्स लिखना है मुझे, तो इनका डिफरेंस लिख लेंगे। अब किसी एक को बड़ा मानना पड़ेगा, इसको बड़ा मान लेते हैं, इसमें से उसको माइनस करो, यहाँ लिखे नेट फोर्स, तो 2 लैम्डा आर जी कॉमन आ जाएगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय रिंग का मास, यूनिट लेंथ का मास इतना था तो टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर, अरेंज कर लो अब। तो आर से गया आर, लैम्डा से गया लैम्डा, 2 से गया 2, तो आंसर आया μ2 माइनस μ1 इंटू जी डिवाइड बाय पाई। ये थोड़ा सा गलत तरह से लिखा हुआ है, प्रिंटिंग की गड़बड़ है, ये ब्रैकेट लगा यहाँ पर, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय पाई, और पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है जी से। तो अच्छा सवाल है, सेंटर ऑफ मास में इसकी इंपॉर्टेंस होती है इस फोर्स की, और इस तरह से समझ में आना चाहिए, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, डायग्राम बना हुआ है, कैन स्लाइड ऑन ए फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस सर्कुलर ट्रैक इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये डायग्राम हॉरिजॉन्टल प्लेन का प्रोग्राम चल रहा है, ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है। ये v0 स्पीड से, थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना हुआ, ऐसे आ रहा है टेंजेंशियली, v0 स्पीड से मूव करता हुआ आता है, इससे आके टकराता है, इनके बीच में फ्रिक्शन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.5, और सारे मासेज इक्वल हैं, सब रेस्ट पे थे। उसके अलावा फाइनली क्या पूछा है, स्प्रिंग इनिशियली नेचुरल लेंथ में है, हाँ, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द स्प्रिंग। इस सवाल में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत अच्छा सवाल है, आप समझे। देखो, ये आके इससे टकराएगा, इन दोनों की टक्कर के बाद माना इसकी रफ्तार v1 है, और ये जो था इसकी रफ्तार यहीं दिखा रहा हूँ, माना कि v2 है, मान लिया ऐसे ही। कोलिजन का, हेड ऑन कोलिजन का बहुत सिंपल सवाल चल रहा है अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। तो वो आया टक्कर से ठीक पहले, उसकी रफ्तार v0 थी, टक्कर के बाद इनकी रफ्तार मैंने ऐसे मानी है। इन दोनों के सिस्टम पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अलोंग द मोशन कोई बाहर से इंपल्सिव फोर्स है ही नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कितना था mv0, बाद में कितना हो गया इसका mv1, और उसका प्लस के साथ ही mv2। ये लो भाई पहली इक्वेशन। उसी कोलिजन के लिए ई का फॉर्मूला, ई की वैल्यू हाफ है, फॉर्मूला क्या होता है VOS बाय VOA, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, टक्कर के बाद देखो v1 माइनस v2 सेपरेट होने की रेट, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v0। यहाँ से v0 को उधर ले जाएं, यहाँ से हटा दो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो v2 कट जाएगा, 2v1 की वैल्यू आ जाएगी 3v0 बाई 2। तो यहाँ से v1 इतना आ जाएगा, और v1 की वैल्यू उठाकर वहाँ डाल देते हैं, तो v2 जो है v2
खैर V2 की रिक्वायरमेंट नहीं, कैलकुलेट क्यों करें फोकट में, है ना, हटाओ इसको। V1 आ गया। अब V1 आने के बाद कहानी आगे बढ़ती है। वो पार्टिकल इससे टकराया था, इसके पास वेलोसिटी V1 इतनी आ गई थी और उसके पास जो भी वेलोसिटी आई थी आ जाने दो, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पर। V1 आया 3V0/4, ठीक है, और ये भी अपन एक बार इरेज कर लेते हैं। हाँ भाई, कहानी आगे बढ़ी। इसको वेलोसिटी मिल गई थी जिसको मैं V1 कह रहा था, 3V0/4। अब ये आगे जैसे ही बढ़ने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग में एलोंगेशन क्रिएट होगा। स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो स्प्रिंग उसको रोकने की कोशिश करेगी और इस पर फोर्स लगाएगी, इसको खींचेगी अपनी तरफ, तो उसकी रफ्तार कम होती जाएगी, इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। जिस मोमेंट पर, डायग्राम वाइज ऐसे मान रहा हूँ, माना ये वो मोमेंट है जब इनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेच स्प्रिंग में आ चुका है। मान लीजिए ये वो मोमेंट है और स्प्रिंग का मैक्सिमम स्ट्रेच माना x मैक्स है। तो उस टाइम पर क्या खास बात आपको लगता है होनी चाहिए? क्या दोनों की रफ्तार बराबर हो जाएगी, दोनों की स्पीड बराबर होगी? तो उसका जवाब है नहीं। कारण क्या है? जैसे मान लो दोनों की रफ्तार बराबर एक बार के लिए रफ्तार बराबर होने से काम इसलिए नहीं चलेगा, सेम रफ्तार अगर है उस मोमेंट पर तो dt टाइम में ये जितना एंगल कवर करेगा, ये जो है उतने ही टाइम dt के अंदर कम एंगल कवर करेगा, क्योंकि इसकी रेडियस बड़ी है। भाई वो तो पास है ना, आप सोच के देखो ना, dt टाइम में बड़ा एंगल कवर करेगा या छोटे एंगल कवर करेगा, और ऐसा होगा तो उनके बीच का सेपरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पर खास बात ये होगी कि इसका जो ओमेगा होगा सेंटर के अबाउट और इसका जो ओमेगा होगा वो बराबर होने चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? अलग से दिखाऊं डायग्राम में कि किसी जनरल मोमेंट पर, है ना, सेंटर तो होगा कहीं पर और ये इसका सर्कुलर ट्रैक है, वो उसका सर्कुलर ट्रैक है ना, सेंटर के अबाउट। अगर इसका ओमेगा और इसका ओमेगा बराबर होंगे, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, उसका कारण ये है, अगर मैं सेंटर पर बैठकर, मतलब सेंटर पर बैठकर किसी एक को रोककर दूसरे को देखना चाहूँगा तो इससे इसका ओमेगा लूँगा, ओमेगा मतलब इसके अबाउट ओमेगा जो है, और अपोजिट डायरेक्शन में दे दूंगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के पास एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, तो स्प्रिंग जो है उसके अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट भी नहीं आएगा, और स्प्रिंग के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं आएगा तो स्प्रिंग में एलोंगेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई, तो उस मोमेंट पर दोनों का ओमेगा बराबर होगा। अब मेरे पास दो नए वेरिएबल आ गए, एक तो ये ओमेगा, कॉमन ओमेगा, और एक मैक्सिमम एलोंगेशन। दो इक्वेशन बनानी है। सिस्टम पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। पहली इक्वेशन, हाफ इसकी स्पीड 0 थी, उसकी स्पीड जो भी थी m इंटू v1², पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू लिख के छोड़ रहा हूँ। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी 0, क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, इक्वल्स टू उस मोमेंट पर स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के x मैक्स स्क्वायर प्लस दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग लिख लो, हाफ m, इसकी रफ्तार है ओमेगा इंटू इसके सर्कुलर ट्रैक की रेडियस, v बराबर ओमेगा फॉर्मूला लगाए का स्क्वायर, और उसकी है हाफ m ओमेगा इंटू रेडियस 2r है, 2r का होल स्क्वायर। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन जो है, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। मैं कह सकता हूं कि अगर मैं दोनों पार्टिकल्स, इन दोनों की बात कर रहा हूं, और स्प्रिंग, इन तीनों को एक सिस्टम मान लूं, तो सिस्टम पर एक्सटर्नल जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 आ रहा है। कारण क्या है? स्प्रिंग फोर्स तो इंटरनल है, mg वाले फोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये टॉप व्यू दिखा रखा है ना। ये ट्रैक और ये ट्रैक इन बॉल्स पर, रिंग्स पर जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो यहीं से पास होगा, और वही एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर। तो इसके अबाउट अगर नेट टॉर्क लगातार 0 बना हुआ है ड्यूरिंग द होल मोशन, तो मैं कह सकता हूँ इसके अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियली, मतलब यहाँ पर देखना शुरू करा, एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट, इसका तो 0, उसका था mv1 2r इक्वल्स टू, उस मोमेंट पे लिखते हैं एक एक मास का, जो अंदर चल रहा है उसका मास इंटू उसकी रफ्तार इंटू सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी, दूसरे वाले का मास इंटू उसकी रफ्तार इंटू सेंटर से परपेंडिकुलर दूरी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहाँ से बहुत आराम से आप ओमेगा भी कैलकुलेट कर पाओगे और मैक्सिमम एलोंगेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी अच्छा सवाल है, बहुत सारी बातें थी इसमें सीखने लायक। हेड ऑन कोलिजन था, ई के फॉर्मूले का रिवीजन हुआ। मैक्सिमम एलोंगेशन के टाइम पर जनरली बच्चे रट लेते हैं कि दोनों एंड्स की वेलोसिटी सेम हो जाती है, जबकि सही कंसेप्ट क्या है, दोनों एंड्स की जो वेलोसिटी है वो अलोंग द स्प्रिंग जो है वो सेम हो जाती है। एक तरह से एक के रेस्पेक्ट में दूसरे के पास अलोंग द स्प्रिंग वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होती है।
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आया, एनर्जी कंजर्वेशन आया, बहुत सारी बातें थी सीखने वाले बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम शोन इन द फिगर इज हेल्ड एट रेस्ट। सिस्टम जो है थोड़ा ब्लर दिख रहा है, अच्छा डायग्राम बनानी है, पर कोई बात नहीं, काम चलाएंगे अपन इससे। रेस्ट पर था, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स mg इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी। इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स mg लगा रखा है टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ ब्लॉक ABC। थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ABC। इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कोई बंदा होगा जो इस पे हॉरिजॉन्टली mg फोर्स लगा के इसको रखता है होल्ड करके। क्योंकि नहीं लगाएगा, उसने इसलिए लगाया ताकि इसमें टेंशन भी mg के बराबर हो और वो टेंशन इसके वेट को बैलेंस करके रखे ना, इसलिए फोर्स लगाना पड़ रहा है। आगे देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मास m, इसकी बात चल रही, रिलीज किया गया उसको ब्लॉक ए के h हाइट ऊपर से। फिर ये बोलते हैं कि वो आता है और परफेक्टली इलास्टिक टक्कर करता है इसके साथ। द फोर्स F इज रिमूव्ड जस्ट बिफोर कोलिजन। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, जैसे ही वो पार्टिकल इससे टकराएगा उससे जस्ट पहले हमने ये वाला फोर्स हटा दिया था। ठीक है भाई। देन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक C, इसका नाम है C, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एग्जाम में भी फिजिक्स के हर सवाल में सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो वो कह रहे हैं ना वो करते जाओ। उन्होंने क्या बोला कि भाई यहाँ से फोर्स लगा के रोक रखा था ताकि ये सिस्टम भागे नहीं। वो तो मूव कर ही नहीं रहा था क्योंकि वो mg और mg जो है सिस्टम पर बैलेंस हो रहे थे उधर। ये आता है टक्कर से जस्ट पहले, इसकी रफ्तार बहुत इजीली लिख सकते हैं √2gh। h ये दिया हुआ है। जैसे ही इससे टकराया तुरंत से वो फोर्स हटाया हमने वहां से, है ना। अब देखना, टाइम बचाएंगे अपन। ये जैसे ही इससे टकराएगा इनइलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली, तो उन दोनों की वेलोसिटी टक्कर के बाद, यहाँ डायग्राम दिखा रहा हूं अलग से, 2m मास दिखा दूं एक तरह से, इधर वाला m मास ये दिखा रखा है मैंने। टक्कर के जस्ट बाद इसकी कंबाइंड वेलोसिटी अगर मैं v मानूं तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से इसके पास तुरंत एकदम से इस इंपल्सिव टेंशन की वजह से एकदम से वेलोसिटी v आ जाएगी। इन दोनों के सिस्टम पर अलोंग द स्ट्रिंग डायरेक्शन में शॉर्ट ड्यूरेशन dt के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं, तो इसका मोमेंटम था m टाइम्स √2gh। अलोंग द स्ट्रिंग लगा रहा हूँ ये मैं ना। और अब उस पूरे सिस्टम का टोटल मास 3m इंटू कॉमन वेलोसिटी v। m ये सेम लिखा हुआ मास, वो गलती से लिख दिया ऐसा। यहाँ से v आ गया √2gh/3। थोड़ा बहुत काम तो हुआ अपना, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई। अब कहाँ तक की बात हो गई कि जैसे ही वो आके टकराया हमने यहाँ से वाला फोर्स हटाया, तुरंत बाद इसके पास वेलोसिटी v आ गई थी जिसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब जैसे यहाँ से छोड़ा होगा ये एकदम से इधर भागेगा, देखना ढंग से, ये इधर भागेगा तो ये जो रस्सी है ये ब्लॉक उधर जाएगा, तो ये ब्लॉक जो है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये उधर जाएगा। अच्छा ये बात बताओ, इसके पास एकदम से वर्टिकली कोई वेलोसिटी आएगी या नहीं, क्या लगता है? तो उसका जवाब है नहीं आएगी। कारण क्या है? इस पर इस टक्कर के दौरान ये टेंशन फोर्स इंपल्सिव था। ये टेंशन फोर्स इंपल्सिव नहीं है, ये तब इंपल्सिव होता अगर कोई इसको वर्टिकली टक्कर मारता है या किसी एंगल पे टक्कर मारता है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये टेंशन फोर्स इंपल्सिव होता। तो इस टेंशन के नॉन इंपल्सिव होने के कारण इसके पास भी जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं, इसकी भी वेलोसिटी 0 होगी b', और इसके पास भी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सवाल पूछा था इसका एक्सेलेरेशन बताओ जस्ट आफ्टर, मतलब इसी मोमेंट पर। तो मान लेते हैं कि इस रस्सी में टेंशन t है, जस्ट आफ्टर की बातें चल रही है सारी, है ना। और मान लेते हैं एक्सेलेरेशन, माना कि इसका एक्सेलेरेशन जो है ऊपर की तरफ a है, हॉरिजॉन्टली तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से इसका ऊपर a एक्सेलेरेशन है तो इसका नीचे a होगा, ये बात भी ठीक है ना। अब इस पे न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिख रहा हूँ, t माइनस mg इक्वल्स टू m इंटू a। इस पे इक्वेशन लिखेंगे पर ढंग से। कारण क्या है? ये जो है ना v वेलोसिटी इसके पास उधर की तरफ है इस मोमेंट पर, तो अगर आप ढंग से देखो ये इधर की तरफ भी जाएगा और लगातार वर्टिकली भी अगले मोमेंट पर वर्टिकली इसके पास कुछ नेग्लिजिबल वेलोसिटी आ जाएगी। तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे मूव नहीं कर रहा है, ना ही ये सिर्फ ऐसे मूव कर रहा है, किसी रैंडम कर्व पाथ पे जाएगा ये। तो मैं एक काम करूं, रस्सी के इस पार्टिकल पर बैठकर इसको देखूं, उससे फायदा क्या होगा? इस पार्टिकल में बैठ के इसको देखूंगा तो इस पार्टिकल से इस रस्सी के पार्टिकल के बीच का सेपरेशन तो चेंज होना नहीं है, वो तो एल रहेगा, क्योंकि रस्सी के पार्टिकल में बैठ के रस्सी के ही दूसरे पार्टिकल को देख रहा हूं तो वो सेपरेशन थोड़ी बदल जाएगा। तो इस पे बैठ के इसको देखूंगा तो सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा। पर जहां बैठकर मैं देख रहा हूं रस्सी का वो पार्टिकल खुद नीचे की तरफ ए एक्सेलेरेशन से एक्सेलेटेड है बाय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ये ऐसे जाएगा तो ये वाले पार्टिकल्स ऊपर ऐसे जाएंगे तो रस्सी के पार्टिकल्स नीचे ऐसे आएंगे।
तो यहाँ बैठकर अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये ऑब्जर्वर तो एक्सेलेटेड है, मुझे इस पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा किधर की तरफ, इसका जो एक्सेलेशन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये सूडो फोर्स लिख रहा हूँ, इसका मास इनटू उसका एक्सेलेशन। अब यहाँ बैठकर ये सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा ऐसे इस तरह से, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स देखो, टी तो रियल फोर्स, एम ए सूडो फोर्स, एम जी रियल फोर्स, तो टी टी प्लस सूडो फोर्स माइनस एम जी नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल्स टू एम इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन। ये हो जाएगा वी स्क्वायर उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, इनके पास रस्सी के अलॉन्ग वेलोसिटी नहीं थी, ये बात हो चुकी है, तो जो ऑब्जर्वर है उसके पास भी रस्सी के अलॉन्ग वेलोसिटी नहीं है, तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी सिर्फ यही वाला v होगा, तो ए सी लिखूंगा वी स्क्वायर अपॉन सर्कुलर ट्रैक की रेडियस जो कि l है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए मुझे एक्सेलेरेशन तक पहुंचना है ना, तो क्या करें, इसमें से इसको माइनस कर दें, हाँ ये कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस ऐड कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, कुछ गलत हो जाए तो भाई माफ़ करना कैलकुलेशन में, एम ए आए इधर, ये छोटा एम बड़ा एम गलती से लिख दिया, सब एक जैसे एम है, और इधर की तरफ आया मेरे पास, कुछ गलती हुई क्या, एम ए माइनस, कुछ तो मिस्टेक हुई है, एक सेकंड, एक बार कैलकुलेशन वापस देखें, थोड़ा पीछे चलते हैं, हाँ ये सही लिखा था क्या, t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम इन टू है, ये तो परफेक्ट लिखा हुआ है। इस पर बैठकर इसको सर्कुलर ट्रैक पे घूमता हुआ देख रहा हूँ, तो t प्लस सूडो फोर्स माइनस एम जी, टी प्लस सूडो फोर्स माइनस एम जी इक्वल्स टू एम रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, वो भी पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर एल हो जाएगी वो। अब मुझे पता क्या करना था, ए तक पहुंचना है ना, तो मुझे टी को हटाना पड़ेगा। टी हटाने के लिए मैंने क्या बोला था, इसमें से इसको माइनस करते हैं, हाँ ये मिस्टेक हुई थी, तो पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस ये हटा दो, माइनस ये प्लस ये माइनस, अब एडअप करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो माइनस एम ए इधर की तरफ एम ए माइनस एम वी स्क्वायर बाई एल, तो यहाँ से मेरे पास 2 एम ए की वैल्यू आ गई, एम वी स्क्वायर बाई एल, एम से एम उड़ाओ, तो अपना आंसर जो आया ए, हाँ कितना आया, वी स्क्वायर बाई 2l, वी स्क्वायर बाई 2l, वी की वैल्यू डाल दें, इसका स्क्वायर कर दो, तो 2gh बाय 9 बाई 2l, 2 से 2 उड़ा दें, तो gh बाय 9l, कंपेयर करो इससे, gh बाय 9, ये टी नहीं लिखा हुआ ना, ये एल लिखा हुआ है, प्रिंटिंग की गड़बड़ है, एन एल, तो एन की वैल्यू 9 आ जाएगी, आप देख सकते हैं आंसर 9 है।